अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। दुनिया ने देखा कि एक सरबराही मुमलिकत के हाथों दूसरे सरबराही मुमलिकत की किस तरह तजलील हुई, उसको ह्यूमिलेट किया गया। मैं बात कर रहा हूं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जो लास्ट मुलाकात हुई और इंतहाई तल्ख यादों पर ये मुलाकात, जिसकी मिसाल सिफारती तारीख में इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया उनकी खारजा पॉलिसी पर बराह रास्त असरअंदाज हो रहा है और दुनिया इस वक्त ये देख रही है कि क्या सिमत है इस वक्त अमरीकी खारजा पॉलिसी के। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, बिलखुसूस इत्तेहादी और वो भी नेटो ममालिक भी कह लें, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी इस वक्त न सिर्फ हैरान है बल्कि शायद खौफजदा भी हैं। अमरीकी सिमत क्या है इस वक्त, ये जानने के लिए हम रब्ता करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो रवैया अमरीकी सदर का और यूक्रेन के सदर के साथ मुलाकात में देखा गया, क्या इसकी कहीं कोई जंगी जो दौर होता है उसमें भी कोई मिसाल मिलती है इस तरह के रवैये की? नहीं, ये ऐसी तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलती और ख़ासतौर पे ओवल हाउस में, ओवल ऑफिस में कभी ऐसा नहीं हुआ है। वाइट हाउस में ये पहली दफ़ा इतनी कलामी कलामी कैमरे के सामने पसे पर्दा तो खैर बातें इस किस्म की हो जाती हैं, वन ऑन वन मीटिंग में भी हो जाती हैं, लेकिन जब वो प्रेस के सामने आती हैं और दुनिया के सामने आती हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। और उसकी ऑप्टिक्स जो है, देखें क्या 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 ऑप्टिक्स के हुए हैं, हो चुके हैं अब तक। पहली बात तो ये है कि ये किस पस मंज़र में ये मामला हुआ और किस तरह ये बिल्कुल नॉन डिप्लोमेटिक, अनकन्वेंशनल बल्कि तज़हीकी तरीके से जो गुफ्तगू हुई, इसकी मज़मरात हैं। क्योंकि कैंपेन के दौरान से ही जो गुफ्तगू चल रही थी और जो गुफ्तगू कर रहे थे जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब, उससे अंदाज़ा होता था कि वो कोई ऐसा करिश्मा दिखलाएंगे, तो उन्होंने वो करिश्मा दिखला दिया। लेकिन उसके साथ साथ ये हमें सतही तौर पर ही देखनी चाहिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये इसका एक सतही तज्जिया है। इसकी अगर गहराई में जाके देखें तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली अमेरिका की आ गई है। और वो क्या है? पहले तो ये सतही तरीके से अगर देखा जाए तो अमेरिका एक ज़ाहिर है मिलिट्री माइट है, 800 बिलियन से ज़्यादा का उसका बजट है, दुनिया में सबसे बड़ी वो अस्करी कुव्वत है, तो ज़ाहिर है अपनी कुव्वत पे उनको नाज है और हमेशा रहा भी है, और साथ में उसके बलबूते पर वो अपने टर्म्स डिक्टेट कराना चाहते हैं। इससे पहले के सरबराहान बड़े पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तरीके से कराते थे, ये बड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से मामला हुआ है। अब रहा सवाल कि रशिया के साथ ट्रंप के ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह पर, उसको मैं कहूंगा कि एक रैपो अच्छा है उनका, लेकिन उससे हटकर वो अब क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अमेरिका का $1 भी कहीं बाहर मैं खर्च ना करूं, बल्कि बाहर से पैसे अमेरिका में लेके आऊं, क्योंकि अमेरिका की मईशत मखदूश है और इस वक्त अमेरिका कोई $37 बिलियन के ट्रिलियन डॉलर के कर्ज तले दबा हुआ है। जी, $37 ट्रिलियन के कर्ज तले दबा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की ये पेपर करेंसी है जिसकी वजह से बचा हुआ है। जिस दिन ये पेपर करेंसी, जिस तरह ब्रिक्स और बाकी ममालिक कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मदम हुई तो अमेरिका ज़ाहिर बैठ जाएगा। ये पता है चीज नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, जो जिस तरीके से यूरोप हुआ, चाइना हुआ, इनसे टैरिफ के ऊपर जो वॉर चल रही है और टैरिफ जिस तरीके से बढ़ा दिए हैं, जो एंड ऑफ द डे वो जो इंपोर्ट्स हैं वो जो महंगी होंगी, तो जो यूएस कंज्यूमर है, एक आम अमरीकी शहरी जो है, उसको दंड सहना पड़ेगा। तो नुकसान तो फिर अमरीका ही का हो रहा है ना, इस हवाले से अमरीकी शहरियों का होगा कि उनकी इंपोर्ट्स जो है वो महंगी हो जाएंगी। जी, लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास पैसा हैगा तो हम अपने उन लोगों पर लगाएंगे, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि कंज्यूमर्स को इसका बर्दाश्त करना पड़ेगा। और साथ में जो टैरिफ से पैसा आएगा वो कहते हैं कि हम अपने वेलफेयर पे लोगों के लगाएंगे, हम उनको रिलीफ देंगे। वो किस तरह देंगे आगे उसका प्लान का बता सकेंगे वो। लेकिन बहरहाल अमेरिका की इस वक्त जो लीडरशिप है वो इलीट्स की लीडरशिप है, वो बिलियनर्स की लीडरशिप है, और इसलिए उन्हें उन लोगों का इदराक कम होगा या
न होने के जाहिर है बराबर कि उनकी होगा, ऑप्टिक्स जो कि डिफरेंट है, पेचेक। फिर उनका जाविया दूसरा है, फिर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, अब ये मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह से अब ये जो सोच कर रही है उनकी, जो फॉरेन पॉलिसी में चेंज है, उससे यूरोप जो है, यूरोपियन कंट्रीज बिलखुसूस नाटो के हवाले से, नाटो का जो 31 कंट्रीज का ब्लॉक है, वो अपने आप को अब, क्योंकि उनकी ज़ाहिर की डिपेंडेंसी चंद एक ममालिक की, वो अमेरिका के ऊपर है, वो कितना अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, या उनका अब कितना पैराडाइम शिफ्ट उनकी पॉलिसीज में होगा? काफी कंफ्यूजन मची हुई है। आज जो डिफेंस सबमिट हो रही है, बल्कि तकरीबन शुरू होने वाली है, वो यूके में, जिसमें मार्क स्टेमर के उसकी इनिशिएटिव पर, उसमें आपने अभी से जो ऑप्टिक्स आ रही हैं, जो बयानात आ रहे हैं लीडरान के, जैसे कि खुद यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, मार्क स्टेमर ने जो बात की है कि नहीं, हम इस पे प्लान तैयार कर रहे हैं, हम दोबारा पेश करते हैं अमेरिका को, और इस पे ये स्टॉप बात करा होनी चाहिए, और फिर हम देखते हैं कि इसके बाकी कदोखाल क्या होंगे। और साथ साथ उन्होंने 2.84 बिलियन का लोन भी दे दिया, अनाउंस भी कर दिया जेलेंस्की के सामने। और फिर नेटो चीफ कहते हैं ओ मिस्टर जेलेंस्की, उसको बता दिया गया है, उनको कहा है जेलेंस्की को कि फाइंड अ वे टू रिस्टोर योर रिलेशनशिप विद ट्रम्प। देखें कि कितने वो अंडर प्रेशर ये कर रहे हैं। और जेलेंस्की कह रहे हैं कि यस, मैं भी यही कह रहा हूँ, आज का बयान मैं बता रहा हूँ कि इट्स वेरी क्रूशियल फॉर अस टू हैव प्रेसिडेंट ट्रम्प सपोर्ट। तो वो तलखी अपनी जगह पर, लेकिन वो, उनको पता है कि ये सपोर्ट अगर न रही तो फिर मामलात पूरे यूरोप के उनके हाथ से निकल जाएंगे, और ये इसीलिए वो इस प्लान को कर रहे हैं। लेकिन इससे हटकर बात हमें देखना यह है कि ब्लॉक पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक तो ये जो ऑप्टिक्स गए हैं उससे महसूस यही होता है, और कह भी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उस तलखी वाले कलमात में जो कल ओवल हाउस ऑफिस में हुआ है, कि जी आप तो थर्ड वर्ल्ड वॉर कराना चाहते हैं जेलेंस्की को, कि इसका मतलब आप जुआ खेल रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए अगर आपने ये जंग नहीं स्टॉप करने। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पैचअप करना चाहते हैं रशिया से, वो अपना इस अस्करी मामले में मामलात को मध्यम रखना चाहते हैं चाइना से, और चाइना के टैरिफ और ट्रेड के लिहाज से अपना कंपटीशन जारी रखना चाहती हैं, जो उन्होंने अनाउंस भी किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है, दुनिया ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल साउथ की तरफ जो वैसे ही राग़िब है माशी तौर पर, वो ज्यादा देखना शुरू कर देगी अमेरिका और चाइना की तरफ, चाइना और रशिया की तरफ। तो चाइना और रशिया को दूसरा इसका पहलू ये है, जो गहराई वाला पहलू है, वो ये है कि ट्रंप चाहते हैं कि ही शुड बी एबल टू पेनिट्रेट इनटू द सिस्टम ऑफ रशिया बाय हैविंग अ बायलैटरल टाइज को बेहतर करके, अपने दो तरफा मरासम को बेहतर करके जरा उनके साथ जब मामलात होंगे, तो फिर ऐसी सूरत में शायद, बल्कि जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी के तेवर नजर आ रहे हैं यूएस के, जो कि बड़ी गहराई वाले और बड़े ही इंपॉर्टेंट तेवर हैं, कि रशिया को किसी तरीके से चाइना से थोड़ा सा दूर किया जाए, क्योंकि रशिया और चाइना इस वक्त, यानी ये बड़ी दूर की कौड़ी है, बड़ी दूर की कौड़ी है। और ये बताइए कि इस वक्त इस पूरे सिनेरियो में जो बेनिफिशियरी है, फिर आपके जो प्यूटन साहब हैं, वो बेनिफिशियरी फिलहाल तो नजर आ रहे हैं इस पूरे उसका। ये मेरा ख्याल है कि दुनिया में हर जगह जब गुफ्तगू हो रही थी तो यही कहा जा रहा था आज से चंद हफ्ते, चंद महीने पहले भी, कि जो रशिया की वॉर है, यूक्रेन की वॉर है, वो रशियंस के टर्म्स पर खत्म होगी, और गाजा की वॉर वो इजराइल के टर्म पर खत्म होगी। तो वही बात उसी तरीके से, इसमें मुझे कोई नई चीज नजर नहीं आ रही है। ये शुरू से बात इसी तरह नजर आ रही थी कि पुतिन, क्योंकि पुतिन के क्यों उनके टर्म पर आएगी, वो इसलिए कि पुतिन ने तो हुआ क्या, मैं आपको 30 सेकंड की हिस्ट्री दे देता हूँ। तारीख ये है कि जब गोर्बाचोव के ज़माने में यूएसएसआर ख़त्म हुआ, तो उस वक्त एक उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएस, बेकर साहब अमेरिका के, उन्होंने रिकॉर्ड पर हैं कि उन्होंने कहा था कि हम इस बात पर नेटो को आगे नहीं लेके आएंगे कि आप ईस्ट जर्मनी को जो है वो जम होने दें वेस्ट जर्मनी में, और नेटो कभी आपके नज़दीक नहीं आएगा, ईस्टर्न यूरोप में नहीं आएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि 3, 4 बल्कि 5 कंट्रीज को लेके आ गया नेटो में, और हर दफा ये रशिया वार्न करता रहा, यहाँ तक कि 2021 में नेटो की फोर्सेज यूक्रेन में देखी गई, और जब ये देखा तो आखिरी वार्निंग दी थी पुतिन ने कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, और उससे पहले
मिसाइल एग्रीमेंट से अमेरिका निकल गया था, जिसका मतलब ये है कि वो जो फर्स्ट उसका था यूज का, उसमें से मिसाइल के जो था, तो उसके बाद रशिया के पास, पुतिन के पास कोई रास्ता न बचा, और अब उसने अपने अहदाफ इस हद तक हासिल कर लिए हैं कि वो अगर जंग बंद भी होती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी वापस नहीं करने लगा कि जी वापस करने जो टेरिटरी उनके पास है, इसलिए कि यूक्रेन में कसीर तादाद रशियन बोलने वाली है और रशिया के लिए नरम गोशा रखती है। तो इसलिए ये दूसरी उसका ये है। और तीसरी बात ये कि रशिया समझ रहा था कि वो बहुत जल्दी जंग खत्म कर लेगा, अहदाफ हासिल कर लेगा, लेकिन इतनी ज्यादा कुमक पहुंच गई यूक्रेन को कि उन्हें अहदाफ हासिल करने में 3 बरस लग गए। लेकिन वो क्योंकि सक्सेसिवली इस पे हावी हैं, लिहाजा उनके दम पर अच्छा ट्रंप के बात ये कि जो एनालिसिस आपने दिया कि इस वक्त रूस के करीब आकर और इतने करीब आकर उसको चीन से दूर कर दिया जाए, अल्टीमेटली यही जो एक प्लान का हिस्सा है, तो ये तो फिर यूएस एस्टैब्लिशमेंट है, उसकी आशीर्वाद हासिल है फिर इस वक्त ट्रंप की खारजा पॉलिसी को, क्योंकि हमेशा ट्रंप के इलेक्शन के बाद ये कहा जा रहा था कि सबसे बड़ी जो मुखालिफ होगी वहाँ पर वो जो यूएस एस्टैब्लिशमेंट है वही ट्रंप की मुखालिफ होगी, लेकिन यहाँ पर तो मेरे ख्याल से फिर एक ही बात लगती है। नहीं, एक्सपर्ट्स की नज़र में, और मैंने भी इसकी बड़ी गहराई से इसका मुशाहिदा किया है और स्टडी की है, तो महसूस यही होता है कि इस्टेब्लिशमेंट साथ है, इसलिए कि एक शख्स अमेरिकन सदर खाली शो मोटो, ये गुफ्तगू में तो तलखी अगर आखिरी वक्त में आ गई वो दूसरी बात है, लेकिन वो अपने इस्टेब्लिशमेंट और अपने फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए आगे चलता है। तो यकीनन फॉरेन पॉलिसी उसके अहदाफ ऐसा क्यों है, इसलिए कि ये चीज़ें लिटरेचर में आ गई हैं ओपन सोर्स में कि चाइना और रशिया मिलके स्पेस वेपनाइजेशन में अमेरिका के बराबर बल्कि आगे निकल गए हैं, जिसकी वजह से दुनिया में आइंदा जो भी जंग होगी वो स्पेस से उस जंग को कंट्रोल किया जाएगा, चाहे वो बहरी बेड़े हो, एयरफोर्स हो या मैदानी फोर्स हो, क्योंकि सारी के सारी जो है वो नाकारा हो जाएंगी, जैमिंग हो जाएगी। साइबर वॉरफेयर से हटकर जो स्पेस वॉरफेयर है वो ज्यादा खतरनाक है। तो इस लिहाज से वो और रशिया उसमें बहुत आगे है, चाइना उसके साथ मिलके काफी सबक ले रहा है, पहली चीज। दूसरी ये है कि चाइना जो है बतदरीज वो इकोनॉमिकली सुपर पावर तो बना पड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता अस्करी पावर भी अपनी हासिल कर रहा है। तो अमेरिका के इसमें इंटरेस्ट में यही नजर आता है कि वो किस तरह रशिया को अपने साथ मिलाए। रशिया का फिलहाल इंटरेस्ट ये है कि सैंक्शन खत्म हो जाए, उनके लोगों पर जो थोड़ी मुश्किल है वो खत्म हो जाए, वो अपने स्ट्रेंथ दोबारा गेन कर लें और उसके बाद अहदाफ। ठीक है, यानी है ये ग्रेटर गेम, और जिसमें हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं वो शायद रीशेप हो रही है, लेकिन दुनिया इसी तरह से इन मामलात को देख रही है। तजिया अब तक पेश कर रहे थे डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सिफारतकार हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक और मौज़ूआत पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब एक बुरी खबर है सोलर कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि हुकूमत ने सोलर सार्फिन को एक बड़ा झटका दे दिया। 18% जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स नाफिज कर दिया गया है, और ये सेल्स टैक्स जो है सप्लाई की मजमूई मालियत पर ना के नेट ऑफ वैल्यू पर, क्योंकि इससे पहले बात की जा रही थी कि जो आप यूज़ करेंगे यूनिट्स उनके ऊपर दिया जाएगा, लेकिन ये बड़ा पेचीदा एक निज़ाम है। बात सारी ये है कि पहले इंसेंटिवाइज किया जाता है, लोगों को तरगीब दी जाती है किसी भी पॉलिसी के लिए, और जब वो उस पॉलिसी के तहत आ जाते हैं तो फिर हुकूमत जो है वो डंडा उठाती है टैक्स का और फिर उस चीज़ को डिस्करेज करती है। सार्फिन ज़ाहिर के इसमें बड़ा गम और गुस्सा है। हम इस वक्त बात करेंगे एनर्जी एक्सपर्ट सैयद फैज़ान अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, ये बताइए कि किस तरह से देखा जा रहा है, एक पूरा मामला था, लोग इंसेंटिवाइज हुए, सोलर की तरफ आए, फिर उसके बाद नेट मीटरिंग की तरफ आए, बड़ी सपोर्ट रही हुकूमत को, और अब यकजा बिल्कुल ये चेंज हो गया। जी बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। इसमें ऐसा है कि अभी जो केस है दैट इज नॉट बेसिकली रिलेटेड टू द नेट मीटरिंग, ये जो 18% जीएसटी वाला केस है, और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से इस पे कोई सच गाइडलाइंस नहीं है। ये बेसिकली फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन है
जो कि वफाकी टैक्स का मुहतसिब इदारा है, जो कि देखता है कि कहाँ टैक्स का शॉर्टफॉल है, कहाँ कोई बेज़ाब्ती है। हाँ। तो उसने ये एक कंप्लेंट आई है कि इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर की तरफ से, और उस पे उसने ये इंक्वायरी और अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, और फिर इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की हैं कि और जो फौरी तौर पर अमल दरामद का कहा गया है। जी जी, फौरी तौर पर अमल दरामद का कहा है। इसमें हाँ। जो इम्पोर्टेंट बात को समझने की ये है कि ये इदारा ये कह रहा है कि नेट मीटरिंग की जो यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट से पहले जो आपकी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है, उस पे जो आप ड्रॉ कर रहे हैं ग्रिड से या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से एनर्जी, उसको यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट से पहले आप उस पर 18% टैक्स लगाएंगे। जबकि हुकूमत का ये है इस वक्त मामला, जो मिनिस्ट्री ने जो नेट मीटरिंग की गाइडलाइन है, उसमें ये है कि आपने यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट करनी है, और उस एडजस्टमेंट के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर आपने जो नॉर्मल टैक्सेशन है वो है। तो इसमें थोड़ा सा अब इस वक्त ये मामला आ गया कि उन्होंने तो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दी हैं, बट इस पे देखते हैं कि कोई कंज्यूमर अगर इस पे स्टे ऑर्डर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। और तो मोर लाइकली क्या होगा, क्योंकि हुकूमत का जो है कि आप नेट ऑफ करके फिर उसके बाद उसको एडजस्ट करें, वो ज्यादा मुनासिब बेहतर नहीं है। जी, कंज्यूमर्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन टैक्स कलेक्शन के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये जारी बात है नुकसानदेह है हुकूमत को और ओवरऑल गवर्नमेंट को। नहीं, तो एक चीज और देखिए, आपकी इस बात से एक चीज और कि हम प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाते हैं मुल्क को आगे लेके चलने की, तो क्या हमारी तमाम पॉलिसीज टैक्स ड्रिवन पॉलिसीज होनी चाहिए? टैक्स आदाफ किस तरीके से हम हासिल करें वो पॉलिसीज हमारी होनी चाहिए, या मुल्क को आगे लेकर चलना है प्रो ग्रोथ होगी तो आप फिर टैक्स कलेक्शन कर पाएंगे ना? जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जितनी इस वक्त बिजली के बिलों में इजाफा हो चुका हुआ है, तो उसमें आप किसी भी किस्म का रिलीफ अगर कंज्यूमर को देना चाहते हैं, तो उसमें नेट मीटरिंग की जो एक पॉलिसी थी, ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी, जिसमें आप कंज्यूमर को काफ़ी हद तक खातिर ख्वाह फ़ायदा भी हो जाता था। अब इसमें मसला ये सिर्फ आ रहा है कि जब नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी है, वो उसमें जो कंज्यूमर है वो अपना बिल पूरा जीरो आउट भी कर सकता है। जब पूरा वो जीरो आउट कर लेता है तो उसको ₹1 भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी पे वो क्लैरिफिकेशन अब इन्होंने टैक्स ऑम्बड्समैन में दी है कि जो कलेक्शन का जो मेथोडोलॉजी है वो फ्लॉड है, और इसमें आपको इस तरीके से बिफोर नेटिंग ऑफ योर यूनिट्स आपने जो भी कंजम्पशन उन्होंने वो जो सिस्टम का लूप होल था उसको वहां से उन्होंने जो है वो प्लग इन किया मेरे ख्याल से। ये फरमाइएगा बिल्कुल, लेकिन इसमें जी इसमें आप पहले नहीं आप बोलिए जी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात वो समझने की ये है कि अब अगर जो ये कानून अगर लागू भी हो जाता है कि आपने नेट ऑफ करने से पहले अगर आपने टैक्स कलेक्ट करना है, तो इसमें कंज्यूमर को कितना नुकसान है, उस पर कितना इफेक्ट आएगा। तो उसमें बेसिकली तो ये सोलर कंज्यूमर्स के लिए है। तो सोलर कंज्यूमर्स का अगर आपकी इजाजत हो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि 10 किलोवाट का जो सिस्टम है वो ऑन एवरेज अगर 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो अगर हम उसकी थोड़ी सी तरतीब देख लें कि वो पीक आवर में और कितनी अपनी कंजम्पशन ड्रॉ कर रहा है ग्रिड से, कुछ यूनिट तो वो ग्रिड से वैसे ही नेट ऑफ कर देता है, लेकिन जो कुछ यूनिट्स वो ग्रिड से ड्रॉ कर रहा है ऑफ पीक में और पीक में, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 250 यूनिट्स वो अगर आप लगा लें कि पीक आवर्स में, जो शाम के 4 घंटे होते हैं, और तकरीबन कोई 500-550 यूनिट्स वो जो बाकी ऑफ पीक आवर्स के यूनिट्स हैं वो कंज्यूम करते हैं। कुछ यूनिट्स तो ऐसे हैं कि वो एट सोर्स ही ड्रॉ कर लेते हैं और वो आपके मीटर को नजर नहीं आते। तो इन यूनिट्स पे अगर आप पीक आवर्स पे और ऑफ पीक आवर्स पे टैक्स की बात करें, तो ऑफ पीक यूनिट चूंकि हमारा 42 रुपीज़ का है, तो इस पे जब 18% टैक्स लगाएंगे तो ये तकरीबन आपका ₹7.5 इजाफा हो जाएगा एडिशनल, और इसी तरीके से ट्रांसलेट होगा। और इसी तरीके से जो पीक रेट है वो तकरीबन 48 है, तो उस पे जब आप 18% लगाएंगे तो वो तकरीबन ₹8.5 हो जाएगा। तो एक 10 किलोवाट के सिस्टम को ऑन एवरेज तकरीबन 6,500 मंथली टैक्स पड़ा करेगा एडिशनल, जो कि टैक्स के फॉर्म में आएगा। अच्छा अब ये बताइए, ये अगर आप साल पे ट्रांसलेट करें तो ये तकरीबन 77,000 बन जाता है। ठीक है, वो कई तरीके से सर मैं ये जानना चाह रहा था 15 किलो फैजान साहब, आखिरी बात, 15 किलोवाट वाले को तकरीबन 1,15,000 टैक्स देना पड़ेगा सालाना। ओके, ये पूरी दुनिया में जहां पे सोलर एनर्जी से फायदा उठाया जा रहा है और वहां पर ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है,
वहाँ की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लाइक पाकिस्तान की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कोज हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो हर्ट हुए। तो पूरी दुनिया में किस तरह का एक मेथड लेकर आया जिसने इसको रिप्लेस किया और ये ट्रांजिशन बेहतर तरीके पे हुई? हमारे यहाँ इतना हौच पौच क्यों है फैजान साहब? जी 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 बिल्कुल, आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमें इस वक्त हुकूमत भी देख रही है कि पूरी दुनिया में ये जो ट्रांजिशनिंग हुई है ये कैसे हुई है। एक तो बात मैंने गालिबन आपके प्रीवियस शोज में भी बताई थी कि सोलर एक खास हद तक आपके जो ग्रिड के लिए मुफीद है, और उसके बाद अगर आप उस हद से ज़्यादा आप सोलर लगाएंगे और अपने ग्रिड में वापस फीडबैक करेंगे तो वो टेक्निकली ग्राउंड्स पे उस ग्रिड के लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है, जिसमें आपके ट्रांसफार्मर्स हैं वो जल जाते हैं, आपकी कंज्यूमर की वोल्टेज है वो स्वेल हो जाती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं और उनकी हुकूमतें हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस में थोड़ी सी चेंजेस की। इस तरीके से चेंजेस की कि उन्होंने कंज्यूमर्स को इंसेंटिवाइज किया कि वो सेल्फ कंजम्पशन करें। सेल्फ कंजम्पशन का मतलब ये है कि वो अपनी बिजली आप पैदा करें लेकिन ग्रिड में ना डालें, वो बैटरीज में स्टोर कर लें, और उन्होंने बैटरीज को इंसेंटिवाइज किया। ठीक, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है जी? अब हमारे यहाँ भी अभी फिलहाल ये देखा जा रहा है कि इस चीज को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज करने का मकसद ये भी गालिबन हो सकता है कि आप गोइंग फॉरवर्ड आप सेल्फ कंजम्पशन को सेल्फ जनरेशन करने के बाद ग्रिड फीडबैक को थोड़ा सा डिस्करेज करें, और फिर आप बैटरीज को इनकरेज करें। अभी हालिया में लाहौर में एक्सपो हुई थी, उसमें बहुत बेशुमार बैटरीज के वेंडर्स आए हुए थे, और गोइंग फॉरवर्ड ऐसा ही लग रहा है कि जैसे जो अभी इस वक्त ये जो टैक्स की भी बात हो रही है, इसमें अगर आप देखें, अगर एक कंज्यूमर को सालाना 1,15,000 या 70,000 80,000 देना पड़ेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा हद तक मुफीद हो जाएगा कि वो उन्हीं पैसों की बजाय कुछ बैटरीज खरीद ले, और ग्रिड में डालने की बजाय या ग्रिड से लेने की बजाय वो बैटरीज में कंजम्पशन की तरफ चला जाए, सेल्फ कंज्यूम खुद ही जनरेट करे। मैं ये कहूंगा कि इस तरीके से ये जो एक्ट है ये इनडायरेक्टली इंसेंटिवाइज कर रहा है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को। तो कितना अरसा लग सकता है रफली, अगर हम कोई भी पॉलिसी इस तरह की लेके चलते हैं तो कितना अरसा लग सकता है? देखिए, अगर आप कोई पॉलिसी चेंज करते हैं तो उसमें होता ये है कि फिर आपके पास को रेगुलेटर के पास जाना पड़ता है, रेगुलेटर उस पर फिर रेगुलेशंस बनाता है, और रेगुलेशंस जब भी बनती हैं तो वो पब्लिक कंसल्टेशन एक लाजम अमल है जो कि होता है। तो कोई भी अगर आप पॉलिसी चेंज करें या रेगुलेशन चेंज करें, इसमें ईजिली 2 से 4 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा, और अब पंजाब में कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, काफ़ी वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्टिव है पंजाब गवर्नमेंट इन तरह की चीज़ों में, सोलर पार्क वगैरह। क्या स्टेटस है पंजाब का इस वक्त? जी जी, पंजाब की जहाँ तक बात है तो पंजाब बहुत सारा सोलराइजेशन पे काम कर रहा है, उसमें वो पब्लिक बिल्डिंग्स पे सोलराइज कर रहा है। फिर अगर आपने देखा जाए तो वो एग्री ट्यूबवेल्स को इंसेंटिवाइज और कर रहा है कि सोलराइज किया जाए ट्यूबवेल्स को इसी तरीके से। लेकिन लार्ज स्केल की जहाँ तक बात है, लार्ज स्केल की सोलराइजेशन के अभी इस वक्त ज़्यादा मुफीद नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस कैपेसिटी है इन द फॉर्म ऑफ कोल पावर प्लांट्स हैं, हाइडल हैं हमारे पास, और थर्मल के बहुत सारे पावर प्लांट्स हमारे हैं। तो लार्ज सर वो सारे मीन्स हैं, वो सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारे रिसोर्स हैं, लेकिन फायदा क्या जब बिजली वहां से महंगी है? आवाम तो सस्ती बिजली की तरफ जाना चाहेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर आप यही देखा जाए, अगर हम कंपैरिजन किया जाए तो आप देखें कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर है, जिसको हम रूफटॉप सोलर भी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा तेजी की स्पीड से लग रही है, जिसको पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान में सोलर बूम का नाम भी दे रही है कि पाकिस्तान दुनिया का वो ममालिक बन गया जहां बहुत तेजी से सोलराइजेशन हो रही है, और लोग अपने तई आप सोलराइजेशन कर रहे हैं, अपनी छतों पे लगा रहे हैं, अपने घरों के इर्द गिर्द लगा रहे हैं। और अब जो नेक्स्ट फेज आ रहा है, इस तरह की अगर आप डिस्करेज करेंगे सोलराइजेशन को टैक्स लगा के या और किसी फॉर्मेट में, तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी लोग बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरफ चले जाएंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत वायबल हो गया है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का तकरीबन 2.5 से 3 साल पे बैक हो गया है। और अगर आप, और ये मॉड्यूलर डिजाइन भी है, जितनी आप अपनी मदद के तहत, अपनी जरूरत के तहत आप ऐड कर सकते हैं, आप वो ब्लॉक्स ऐड करते जाएं, और आप आहिस्ता आहिस्ता अपना बैटरी बैंक बढ़ा भी सकते हैं, जो कि गोइंग फॉरवर्ड बहुत नुकसानदेह हो सकता है सेंट्रल ग्रिड के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड के लिए। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी पॉलिसी मेकर्स उस तरह की पॉलिसी बनाएं जो कि आवाम को फायदा पहुंचाएं, मुल्क को आगे लेकर चले, ना कि हम अपने रेवेन्यू ओरिएंटेड, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव एक बनाकर और उसको हम अपनी पॉलिसी बनाएं। वरना एक
एक डिजास्टर जो है वो आगे चल के हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है सैयद फैज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जायजा लेंगे मुस्तफ़ा मर्डर केस। इस वक्त ये केस कहाँ खड़ा है, इस पे तफ्तीश किन जावियों से की जा रही है। छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की, जिसमें जो काफ़ी हाईलाइट हुआ हुआ है इस वक्त मीडिया पर, और इस केस में तफ्तीश के बाद इसकी जिस तरह से परतें खुल रही हैं तो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौलत, सबसे पहले तो बताइए कि इस केस का लेटेस्ट अपडेट क्या है, तफ्तीश जो है वो कहाँ तक पहुँची है, स्टेटस बताइएगा इस केस का। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान सुल्तान साहब। इस केस को हमने शुरू दिन से ही जो है वो देखा है, और इस केस में हम 6 जनवरी से ही जो है वो काम करते आ रहे हैं। बहुत सी हकीकत और बहुत सी तल्ख हकीकत जो है वो सामने आई है। कुछ ऐसे मामला भी सामने आए हैं जिसको सुनने के बाद जो है वो इंसान हैरान हो जाए कि इतनी हैवानियत भी इस माशरे में पाई जा रही है। जिस तरीके से अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल किया और मुस्तफ़ा को जिंदा जला दिया, जिसके बाद मुस्तफ़ा की लाश निकाली गई कब्र से, फिर उसका DNA कराया गया, DNA मैच हो गया, ये तमाम तर चीजें तो एक तरफ। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि मुस्तफ़ा के ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि मुस्तफ़ा मंशियात फरोश था और अरमगान को मंशियात देने आता था। इसके बाद ये तमाम तर तहकीकात जो है वो सामने आई, और मुस्तफ़ा ने जो है वो अरमगान ने उसने इस बात का एतराफ़ किया कि मुस्तफ़ा को मैंने कत्ल किया है, लेकिन मुस्तफ़ा मेरे पास जब आया था तो मुझे मंशियात फरोख करने आया था। जिसके बाद तहकीकात शुरू हुई तो ये बात सामने आई कि न सिर्फ मुस्तफ़ा बल्कि इस मुस्तफ़ा जैसे बहुत से ऐसे किरदार हैं, जिसमें साहिर हसन मौजूद है जो कि पाकिस्तान के मशहूर मारूफ अदाकार का बेटा है, और वो भी जो है वो मंशियात में मुलव्वस है। और मुस्तफ़ा, साहिर हसन और उस्मान, ये 3 अहम किरदार थे जो कि कराची में मंशियात फरोख कर रहे थे। इस तरीके की बहुत सारे जो है वो शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसके बाद तहकीकात में इदारों ने मंशियात के ऊपर तो काम किया ही किया, बल्कि इसके साथ साथ FIA भी इसके अंदर जो है वो आ चुकी है, और FIA अपना एक बड़ा किरदार अदा करने जा रही है, जिसमें FIA की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो हमने खबर चलाई थी उसमें ये बात शामिल की गई है। जो जराए हैं FIA के हमारे, वो ये बात बताते हैं कि FIA में अब जो तहकीकात शुरू हो गई है वो अरमगान के खिलाफ शुरू हुई है कि अरमगान के जो मनी ट्रेल है वो किस तरीके से बना। और 2019 से पहले ये बात सामने आई है कि अरमगान जो है वो कराची के 2 बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में नौकरी पेशा आदमी था, और उसकी जो तनख्वाह थी वो कुछ चंद हजारों में थी। तो एकदम से वो अरबोपति किस तरीके से बन गया, और ऐसा क्या किया, कौन सा अलादीन का चिराग उसके हाथ लगा, इसने जो है वो इतनी तेजी से ये काम शुरू किए, जिसके ऊपर अब FIA काम करना शुरू हो चुकी है। FIA की जान से बताया गया है कि गुज़िश्ता 4 सालों में अरमगान की 2 कंपनीज जो है वो सामने आ चुकी हैं जिसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जबकि इस पे वालिद साहब ये क्लेम करते हैं, जो कि कामरान कुरैशी साहब हैं, कि अरमगान की मजीद 3 कंपनीज हैं जो कि उनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, यानी ये 5 कंपनीज जो है वो अब तक सामने आ चुकी हैं। FIA ने पुलिस से जो अरमगान की घर से मिलने वाले लैपटॉप से, सर्वर से, वो भी अपनी तहवील में लेने हैं, और जो अरमगान नहीं, वो जो पहले एक गैर कानूनी कॉल सेंटर जो है उसकी बात की जा रही थी, फिर उसमें डिजिटल करेंसी का लेन देन जो है वो कहा जा रहा था। ये वाले केसेस किस नौयत के और किस स्टेटस में है? स्पेशली क्रिप्टो के हवाले से बड़ी बात की जा रही थी कि पेमेंट, और फिर डार्क वेब जो है उसमें जाके ये ऑर्डर्स वगैरह जो है वो बुक किए जाते थे। जी बिल्कुल। देखिए इमरान साहब, मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ अगवा और कत्ल का केस पुलिस के हाथ में रहेगा, बाकी तमाम तर केसेस जो हैं वो अब FIA मुंतकिल कर दिए जाएंगे, और FIA देखते ही देखते इस तमाम केसेस को जो है वो अपने अंडर में ले लेगी। और जो हमारे जराए हैं वो ये दावा करते हैं कि इस केस की मुकम्मल तफ्तीश अब वफाकी तहकीकाती इदारे ही करेंगे, क्योंकि ये केस कोई आम केस नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल केस है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसमें जो है वो मामला सामने आ रहे हैं, और बड़ी एक मनी ट्रेल बन रही है कि किस तरीके से कि 24 साल का नौजवान इलीगल तरीके से कराची के पोर्श इलाके में इतना बड़ा इलीगल नेटवर्क चला रहा था, तो उसको रोकने वाला कोई क्यों नहीं था। और जो अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा, ये जो मनशियात मंगवाई जा रही थी, ये 2 बड़ी जो कोरियर कंपनीज हैं उनके थ्रू सारा मामला चल रहा था, तो क्या FIA उन कोरियर कंपनीज वगैरह को भी देख रही है? वहां पे कुछ है कि नहीं?
यकीनन सर, ये एक खौफनाक सूरत हाल है। अगर आप और हम किसी भी कोरियर कंपनी में जाते हैं और उनसे अपने किसी बीमार अजीज के लिए बोलते हैं कि हमारी दवाई इस्लामाबाद या लाहौर पहुंचा दी जाए, तो वो एकदम इनकार कर देते हैं कि नहीं सर, ये हम नहीं भिजवा सकते। कराची में मोहलक नशा इस्लामाबाद और लाहौर से कराची पहुंच रहा था, और ये कोई छोटी मोटी कोरियर कंपनीज नहीं बल्कि पाकिस्तान की जानी मानी कोरियर कंपनीज हैं। इन दोनों कोरियर कंपनीज के थ्रू जो है वो तमाम तर नशे की चीजें जो है वो कराची पहुंच रही थी। एक बड़ा सवालिया निशान है कि आया उस कोरियर कंपनी की कौन कौन से मुलाजमीन थे जो कि इन्वॉल्व थे और जिनके ऊपर अब FIA काम करना शुरू कर दी गए, FIA की जानिब से काम करना शुरू कर दिया गया है। तहकीकाती इदारे इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इसमें न सिर्फ कंपनी के लोग बल्कि उस वक्त मौजूद जो सरकारी इदारे के अफसरान भी होते हैं, जिनकी अप्रूवल के बाद तमाम तर कोरियर जो है वो डिस्पैच किए जाते हैं और फिर जहाज के थ्रू कराची पहुंचते हैं, वो तमाम अफराद जो इस लाइन के अंदर मौजूद हैं, उन सबके खिलाफ भी जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई है। क्योंकि FIA का तरीकेकार ये है कि पहले तहकीकात होती हैं, फिर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो फिर इसी तरीके से ये काम जो है वो अब शुरू हो चुका है। जो हमारे जराए हैं वो बता रहे हैं कि बहुत तेजी से लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और उनसे तहकीकात भी शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी। इस हाई प्रोफाइल केस के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, देखना यह है कि ये तमाम इंक्वायरीज जिसमें न सिर्फ गैर कानूनी कॉल सेंटर्स, मनशियात का लेन देन और उसके साथ डिजिटल करेंसी जो है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त और इन सब से बढ़कर ये तमाम मामला जो हैं वो कोरियर कंपनीज़ के थ्रू जो हैं ये पैडलिंग हो रही थी और उसके बाद डार्क वेब जो है उसको यूज़ किया जा रहा था। तो हमारी जो तफ्तीशी इदारे हैं वो क्या इतने कैपेबल हैं कि इस केस को सही तरीके से क्रैक कर सकें और एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।